बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काफ़ी मईशत पे भी गहरी नज़र है। कल भी हमने, क्योंकि बजट सामने आया है, वफाकी बजट भी, सिंध का बजट भी सामने आ गया है, उस हवाले से हमने कोशिश की कि जितना आपके सामने रख सकें, डी कोड करने की कोशिश करें, वो हमने किया। लेकिन आज भी हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, क्योंकि माशी खबरें जो हैं वो बड़ी तज़ाद भी सामने आ रहा है। क्योंकि एक जानिब IMF के मुआहदे की बात की जा रही है, दूसरी जानिब वफाकी वज़रा कुछ कह रहे हैं कि जी IMF का मुआहदा अगर नहीं भी होता तब भी डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं होगा, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक की हमें मदद हासिल है। लेकिन खुरम दस्तगीर साहब कुछ और ही खबरें लेकर आ रहे हैं, इस पर हम पूरी बात करेंगे। लेकिन अभी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने आज कल जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये कहा जी, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था कि बहरान शदीद था जिससे हम बाहर निकल आए हैं, और मुल्क जो है सियासी नहीं माशी तौर पर इस्तेहकाम आ चुका है। अब हमें GDP बढ़ानी है, यानी अब हमें शरह नमू बढ़ने की तरफ जाना है। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए इकनॉमिक सर्वे की, तो जो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर ख़जाना का ये जो दावा है ये कबल वक्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि 12,163 अरब रुपए के रेवेन्यू हदफ के लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन सनतकार और माहिरीन मईशत से जब हमने ये बात की तो उन्होंने बताया कि फेडरल रेवेन्यू के इस मैसिव टारगेट, जो कि रवा माली साल के अगर बात की जाए इस हदफ से 38% ज़्यादा है, एक तशवीश पाई जाती है कि कैसे गैप फिल होगा। और इसके अलावा मईशत के जो दो कलीदी शोबे हैं, सनत और खिदमात, उसकी भी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तजाद पाया जाता है। साथ ही साथ IMF की अगर बात की जाए तो IMF से कर्ज ना मिलने के बावजूद ऐसा बजट जो पेश किया गया है अवामी फलाह के मंसूबों को, जिसमें तरजीह रखी गई है, ये कैसे पेश हुआ, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी जो बजट पेश किया है वो भी आपके सामने ज़रा रख लेते हैं। एक न्यूज़पेपर ने आज एक खबर शाया की है जिसके मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो आइंदा माली साल 2023-24 का बजट है, उसमें मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के लिए किसी मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान नहीं किया। हालांकि शहर का बुनियादी ढांचा बदतरीन तबाहाली का शिकार है नाज़रीन, जिसे फौरी तौर पर नजरसानी और हुकूमती तवज्जो की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध असम्बली के इजलास में बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध ने आज कहा कि माली साल 2023-24 के जो तरक्याती अखराजात हैं उसका तखमीना 689 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया, जिसमें सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP के 380 अरब 50 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। बजट दस्तावेज से ऐसा मालूम होता है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023-24 में हुकूमत सिंध की जानिब से कोई नया तरक्याती मनसूबा नहीं मिला। तो ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि कराची को क्यों एक बार फिर निगलेक्ट किया गया है, और ख़ास तौर पे इस बजट में सिंध में। इस पर भी बात करेंगे हम हमारी कोशिश ये होगी कि सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हो, उनसे हम बात कर लें। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब से हम आज कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें इस हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसको जानने की ज़रूरत है कि भाई उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये जो सिंध का बजट पेश हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कराची शहर के लिए किसी मेगा तरक्याती जो प्रोग्राम है, पैकेज का ऐलान नहीं किया गया? क्या रीज़न हो सकता है? एक अखबार का दावा है और बेबुनियाद दावा किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कराची के लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का पहले भी ऐलान किया गया था और आनगोंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जो इतना बड़ा शारा बन रही है, जिसका तो हम रोज़ाना आते जाते देखा करते हैं कि मली नदी पर जो एक मोटरवे बन रही है, लाइक मोटरवे बन रही है, वो सिंध गवर्नमेंट उसमें सारी फाइनेंसिंग कर रही है, और कराची की ही एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कराची में शहर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत से ओवरहेड वो जो हैं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत से अंडरपासेस बन रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा भी था जो उस पर था जौहर चुरंगी पर, उसको किस तरह से 5 महीनों में मुकम्मल किया गया सोच भी नहीं सकता था कोई, और अब भी वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में हैं, उन पर काम हो रहा है। और इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स भी ऐलान किए गए हैं। अगर आपके पास कोई सिंध गवर्नमेंट का आदमी आएगा तो पूरी उसकी तफसील भी बताएगा, लेकिन मैंने भी ये सुना है कि गालिबन 1 खरब 90 अरब रुपए के करीब जाए नए प्रोजेक्ट्स, शायद इस तरह का है या इससे कुछ बढ़कर है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी ऐलान किया गया है। ये बहरहाल
एक शौक है हमारे मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो ये दिखाना ये चाहते हैं कोई एलियन आ गए हैं, अजनबी आ गए हैं इस शहर के अंदर हुक्मरान बनकर, और पता नहीं कहाँ से जंगलों से निकल कर आकर शहर में आए हैं। हम हैं उनकी जो है वो बड़ी क्लास लेनी है। अब क्लास लेने के शौक में वो हमें पता है, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमें पता है उनका वो किस तरह से क्लास लेने के लिए जो है ऐसी चीज़ें निकाल कर लाते हैं जिनका दूर तक सिरा तक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। हाँ। ना किसी का सर और ना पैर होता है, बाहर वो निकाल लेते हैं और वो अपने कामयाबियों नाकामियों के भी अपने ही पैमाने उन्होंने बना रखे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चलता रहता है और हमारा पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती भी है, और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में उसको ये काम करना आया भी नहीं है कि वो मीडिया के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करे, उनके साथ वो करे। वो दोनों दूरी पर रहते हैं और उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि भाई चस्का पड़ जाता है, वो इसमें अपना गुल खिलाते हैं और मीडिया हमारा बहुत अच्छे गुल खिलाते हैं। सही सही। आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं कि स्टोरी जो आपने भी देखी आज, ये मैंने अभी स्टोरी जो रिपोर्ट भी की है यहाँ पर, इसमें कुछ हकायक हैं? आपने बजट तो देखा ना सिंध हुकूमत का? जी, थोड़ा बहुत देखा मैंने। तो उस लिहाज से आप क्या समझते हैं? बादी लगारी साहब ने तो कलम तोड़ दिया, अब इनका फैसला है। हाँ। ठीक है, उस फैसले को मैं मतलब उसके हम खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन जाहिर है कि जिस अखबार को हम बात कर रहे हैं बड़ा पाकिस्तान का मोतबर अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है, डॉन अखबार है, मतलब नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उसकी सिटी पेजेस की लीड थी, शुरू उन्होंने वहीं से किया। और मेरे ख्याल में वाकई अच्छी बात होगी कोई हुकूमत सिंध के हमारे पास नुमाइंदे आए, खुदा करे आ जाएं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जी कोई नया मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, पुराने जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी फंडिंग जारी रहेगी। और ये पहली मरतबा उस खबर के मुताबिक ये कहा गया है कि जनाब ये नहीं हुआ कि जब कोविड का साल था तब भी प्रोजेक्ट था हमारे पास, जब उसका अगला बरस आया कोविड के बाद तब भी नए प्रोजेक्ट थे, लेकिन इस बरस नहीं है। तो जाहिर है कि ये लोगों में तशवीश है, और यहाँ की जो सिंध की सियासत के कुछ मखसूस वो हैं, तकाज़े हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि कोई ज़रा सी भी लर्जिश अगर होती है या एक बज़ाहिर कोई कमज़ोरी नज़र आती है तो ज़ाहिर है कि उसको इस्तेमाल करते हैं मुखालफिन जो है, वो मीडिया भी करते हैं, जैसे कि लगारी साहब ने फरमाया, और जो पीपल्स पार्टी की रिवायती हरीफ और हलीफ। अच्छा, बड़ा मज़ेदार बात है कि जो पीपल्स पार्टी के हलीफ और हरीफ बैक वक्त हैं MQM है ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। आज देख नहीं रहे वो हलीफ भी और हरीफ भी, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता वो है क्या असल में, दरहकीकत क्या है MQM, वो हलीफ है कि हरीफ है, लेकिन वो कभी हलीफ होते हैं कभी हरीफ होते हैं। लगाई साहब को असल बात ही पता चलेगा उनको कि क्या होगा ना। तो मेरी मुस्तफा कमाल साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो कोई ताजुब नहीं हुआ, इसलिए ताजुब नहीं हुआ कि हम समझते हैं कि हमेशा इन्होंने कराची के साथ मुबैना तौर पर उन्होंने वो किया है, डंडी मारी है बकौल उनके ना। और उन्होंने कहा जी अभी जब K4 का प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन हो रहा था लगाई साहब, तो उसमें भी सैयद मुराद अली शाह साहब ने ये कहा कि भाई बन तो जाएगा ये प्रोजेक्ट, लेकिन सूबा सिंध के पास पानी देने के लिए है नहीं, मतलब है हमारे पास कोई, जब तक वफाक हमें मज़ीद पानी नहीं देगा हम इस K4 प्रोजेक्ट में पानी नहीं दे सकते। उसमें भी उन्होंने वो किया था, इतराज़ किया था, MQM की जानिब से हुआ था कि जी ये है, और हमें सिर्फ पूरी जो सिंध का कोटा है आप रोशनी डालिएगा, उसमें कराची को सिर्फ 1.8%, वल्लाह आलम ये उनका दावा है कि 1.8% जो मिलता है, जो सिंध का टोटल वाटर का कोटा है उसमें कराची को सिर्फ 1.8% मिलता है। खैर वल्लाह आलम। तो असल बात ये होगी कि ये सवालात जो मैं और लगारी साहब एक दूसरे से करें, क्योंकि हमारा भी मेरा तो खैर बहुत छोटा सा इल्म है, वाजबी सा इनका माशाल्लाह दरिया है, समंदर है, तो जब कोई आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे। लेकिन वाकई, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत है, और जो भी काम हो रहा है हम उसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा, क्योंकि कहते हैं टू लिटिल एंड टू लेट। क्योंकि 15-16 साल से पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह हुकूमत है, और उसमें पिछले 1-2 बरस में आपको जरा सी उसमें जुम्बिश नजर आई है, वरना पहले नहीं हो रहा था। आपको भी यहाँ इंटरप्ट करूंगी, वज़ीर आला सिंध साहब आज ये दावा कर रहे हैं कि सिंध में जो तरक्की हुई है वो इस वजह से कि दीगर सूबों की निस्बत यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम मौजूद है, यहाँ पे इस्तेहकाम है, इसी वजह से तरक्की हुई है, यानी वो तरक्की के दावे कर रहे हैं। अब तरक्की का पैमाना जाहिर है कि बिल्कुल होगा। मुराद अली शाह साहब, मेरे ख्याल में मैं अगर उनको रेट करता हूँ जितने हमारे वज़राए आला हैं चारों सूबों में ना, और जब बुज़ार साहब भी हुआ करते थे वसीम अकरम प्लस, तभी मैं मुराद अली शाह साहब को सबसे ज़्यादा मैं समझता था रैंक करता था इन टर्म्स ऑफ सलाहियतों के अतबार से, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स है, और बड़े मतलब है कहते हैं ना जो उनका एक तालीम का उनका बैकग्राउंड रहा है, वो मेरे ख्याल में सबसे फाल वज़ीर आला हैं। और हम उनसे ये सवाल किया करते थे, 1-2 मरतबा जो मौका मिला है कि सबसे फाल होने के बावजूद नताइज के अतबार से जो नताइज वो दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे। सही, ठीक है ना, जो उन जैसी पर्सनैलिटी शख्सियत को देना चाहिए। भाई देखिए ना, 10-12 बरस से वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
7 साल से माशाल्लाह वो जो है चीफ मिनिस्टर हैं, तो बहुत कुछ कर सकते थे कराची के लिए और पूरे सिंध के लिए कर सकते थे, हैदराबाद के लिए कर सकते थे, देही सिंध के लिए कर सकते थे। तो या तो हमारी तवक्कुआत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और वो तवक्कुआत पे लेकिन पूरा नहीं उतर रहे। तो मैं ये कह रहा था कि जितना किया जा सकता था, जो मैंने कहा ना ऊँट के मुँह में ज़ीरा, अब हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है ये वाला मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट, वो भी बहुत छोटे पैमाने पे। हमारी कोई ट्रेन व्रेन नहीं चल रही, लाहौर में माशाल्लाह चल रही है, मुंबई में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हमारे जैसे जितने शहर हैं ना। फिर आप यहाँ पे देखें कि जो बेसिक फंक्शन हुआ करते थे लोकल बॉडीज़ के, कुत्ता मारने से लेकर, ठीक है, ये मेरा बड़ा वो वाला हसास टॉपिक है कुत्ते का। तो ये अभी हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, जो अभी हमने एक स्टोरी उठाई है, एक न्यूज़पेपर में शाया हुई है, उसमें ये कहा गया कि कराची के लिए किसी मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया इस बजट में। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? ये मैं समझता हूँ गलत खबर है। अच्छा। और सही तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स को किसी ने पढ़ा नहीं और पढ़े बगैर ये खबर शाया कर दी। सिर्फ जो नए प्रोजेक्ट या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कराची शहर के अंदर डेवलपमेंट से ओरिएंटेड हैं, वो तकरीबन कोई 261 अरब रुपए के हैं, जिसके अंदर पानी की स्कीम्स भी हैं, सेवरेज की स्कीम्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की स्कीम्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट के नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, पब्लिक स्पेसेस भी हैं। तो तकरीबन कोई 261 बिलियन रुपीस तो सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से है। उसके बाद जो यहाँ पर तालीमी इदारे हैं उनके लिए, जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं उनके लिए, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए भी ग्रांट्स रखी गई हैं ताकि एक आम आदमी को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आमिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। हम दो तीन सवाल कोशिश करेंगे आपसे कर लें जल्दी से। वो जिस खबर का हम हवाला दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है, और आप अच्छा है कि वजाहत कर दें उसकी, क्योंकि हम उसको उस पर बहस कर रहे थे कि कोई कराची, वो उनका कहना ये डॉन अखबार का कि जी कराची के अंदर पहली बार ये हुआ है कि सिंध के बजट में कोई नया मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, नए पे जोर है। उन्होंने ये कहा है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो वाकई क्या ऐसा है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है या पुराने तो खैर चल रहे हैं? उसकी तरह से अगर हमें क्विकली वजाहत कर सकें कि 700 बिलियन गालिबन रुपये का बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा आपका बजट है इस मरतबा डेवलपमेंट का। जी सबसे बड़ा जो नया प्रोजेक्ट अगर मैं सिर्फ बता सकूं आपको, वो कोरंगी कॉजवे के ऊपर नया फ्लाईओवर है, जिसकी तकरीबन कॉस्ट कोई 2 अरब रुपए की है। वो नया प्रोजेक्ट वो 22 में नहीं अप्रूव हुआ? नहीं, 22 में, उसमें लिखा 21 में। जी देखें, वो उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ ना, उसकी बजटिंग हुई थी, बिकॉज हाफ वे थ्रू, जब साल के बीच के अंदर आप किसी स्कीम को प्रपोज करते हैं उसकी बजटिंग होनी पड़ती है। तो नॉन एडीपी स्कीम होती है, बाद में उसको बजट में डाला जाता है। तो बजट में डाला गया है, इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो इट्स अ न्यू स्कीम। तकरीबन कोई कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो हमारा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन कोई लगभग जो अमाउंट है, आई माइट बी स्लाइटली रॉन्ग विद इट, जो नए सारे काम तकरीबन कोई 20 से 25 अरब रुपए का अमाउंट है। ये नए मैं आपको स्कीम्स की बात बता रहा हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएं कि इंडस हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपए देने का कहा है। SIUT की ग्रांट सिंध गवर्नमेंट जो 8.5 अरब रुपए देती थी, वो इस साल बढ़ा के हमने 15 अरब रुपए कर दी है। तो ये जो भी बजट के कागजात पढ़ने का भी एक तरीका होता है। और इंसान जब आप चीजों का मुताला कर रहे होते हैं आमिर साहब, जब इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, तो फिर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरप्रेट किस तरीके से करना चाहता है। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो शायद बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे कराची की स्कीमों के हवाले से, तो मैं शायद उस तरीके से देखूंगा जिस तरीके से वो चीज की गई है। कोई और शख्स जो उसको पढ़ रहा हो शायद वो उस तरीके से ना देखे। अच्छा देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। जी वो देखिए, बात ये होती है कि ज़ाहिर है कि मीडिया ने अपनी इंटरप्रिटेशन की, और इसीलिए जब हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो हमने कहा जी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जो बड़े बड़े अखबारात हैं उसमें ये बात हो रही है, और क्या ही अच्छा हो कि कोई पीपल्स पार्टी के जो कोई नुमाइंदे आकर उसकी वजाहत कर दें। तो आपने वजाहत फरमा दी है, तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प, मैं भी नज़ीर लगारी साहब, मुझे पता है उनके पास बड़े खतरनाक सवाल हैं। जी कता कलामी माफ, मुझसे पहले भी वजीर आला सिंध ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपनी की थी ना, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, जी उसके अंदर उन्होंने इस बात की बड़ी वाज़ेह अंदाज से क्या कहते हैं इसको क्लैरिफाई किया था। कर दी थी। ये बात गलत है कि कराची शहर
कोई नई स्कीम नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा जो मतलब है दिलचस्प इस वक्त एक बहस वो कहते हैं ना छिड़ी हुई है पूरे हमारे सूबे में, और बहुत से मुल्क की नजरें लगी हुई कराची के मेयर के इलेक्शन पे, और लोग एक बड़ा एक सादा सा सवाल करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के माशाल्लाह 174 वोट हैं, वो कैसे 193 वोटों को शिकस्त देंगे, ये हमें समझाइएगा। उसका क्या आप लोगों के पास वो होगा, तरीका क्या होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो, लीगल भी हो, और उसके अंदर कोई उसकी इतराज की जगह बात ना बने। जी आमिर साहब, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपका मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना था। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो इलेक्शन होता है इसके अंदर आपको हर पार्लियामानी पार्टी की अपनी एग्जिस्टेंस है, और वो पार्लियामानी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में जिसकी 155 सीट्स हैं, जमात इस्लामी की 130 सीट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 14 सीट्स हैं, पीटीआई की 62 सीटें हैं, जेयूआई की 4 सीटें हैं, और 1 सीट तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की है। अब इसके अंदर हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो फैसला करे, और वो पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी उसकी कि जी वो किस सियासी जमात के साथ बैठना चाहती है। क्या पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठे, नून लीग के साथ जेयूआई टीएलपी भी हमारे साथ आ जाए, क्या पता जमात इस्लामी वाले रिविजिट कर जाएं अपना फैसला, क्या पता पीपल्स पार्टी रिविजिट कर ले अपना फैसला, क्या पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी एक बार तश्कील हो जाए, वो फैसला कर लें कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारे लोग इसके ऊपर एक्सपर्ट राय देते हैं। जब ये पंजाब असेंबली का फैसला हो रहा था तो आपको याद होगा काफ लीग के हवाले से चौधरी शुजात साहब पार्टी के सरबराह थे, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर थे मुस्लिम लीग के पंजाब असेंबली में। चौधरी शुजात साहब ने फैसला ये किया बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट के कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो नून लीग के कैंडिडेट हमजा शहबाज को वोट देगी, और परवेज इलाही साहब ने बहैसियत पार्लियामानी लीडर ये फैसला किया कि ये फैसला जो है हम पार्लियामानी पार्टी करेगी, और पार्लियामानी पार्टी ये फैसला करती है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देंगे। जब मामला अदालत में तशरीह के लिए गया तो अदालत ने कहा कि चौधरी शुजात साहब बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी के सरबराह के ये गाइडेंस नहीं दे सकते, ये फैसला पार्लियामानी पार्टी को करना होता है। तो पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी बनने दें, नून लीग की पार्लियामानी पार्टी बनने दें, पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी बनने दें, जमात इस्लामी की बनने दें, वो फैसला फिर कर लेंगे, और जो सियासी जमात वो नंबर पूरा करेगी वो अपना मेयर ओपन फॉर डिबेट है। लगाई साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर का गेम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने हैं या जमात इस्लामी कितने हैं, वो जो फैसला किया था पार्लियामानी पार्टी ने, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट तो एक फैसला किसी भी मामले पर दे देती है, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू होता है तो उसको बदल भी सकती है। अभी तक तो उसी का रिव्यू पड़ा हुआ है जो फैसला उसने किया था। अगर रिव्यू आ जाता है उस फैसले का भी, जिसमें जो है पार्लियामानी लीडर के फैसले को मान लिया गया था, अगर उसके रिव्यू पर एक फैसला और आ जाता है कि वो नहीं, गलत था फैसला, क्योंकि वो पंजाब असेंबली तो रही नहीं है, अब वो फैसले का डिसीजन आ जाता है कि जी नहीं वो गलत फैसला था, तो अब फिर उसके असरात क्या पड़ेंगे? अब देखिए, ये तो जब फैसला आएगा तब उसका फैसला किया जाएगा, लेकिन मुझे बड़ी हैरत ये होती है कि जब किसी फैसले का इतलाक पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता है तो उसको एक तरीके से तशरीह कर दी जाती है कि वो बिल्कुल अटल है चीज़, और जब उसका इतलाक लेट से पीपल्स पार्टी के फेवर में हो रहा होगा तो उसकी एक अलग तशरीह कर दी जाती है। तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन द रिवर कम। साहब, अभी तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा कानून है और कानून को जिस तरीके से मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह किया है पार्लियामानी पार्टी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ, मेरा बहैसियत वकील ओपिनियन ये है। दूसरी एक और चीज़ जो बड़ी अहम है अपना लगारी साहब और आमिर साहब, कि जब लोकल गवर्नमेंट का कानून आप पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कानून। जैसे कौमी असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर जब इंतखाब होता है तो जो रेलिवेंट आईनी प्रोविजन है वो ये कहती है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस देनी है। जब आप लोकल गवर्नमेंट कवानीन का मुताला करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपको सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस देनी है, उसमें वर्ड यूज किया है बाय मेजॉरिटी। तो और बाय मेजॉरिटी मीन्स दोज हु आर प्रेजेंट। तो मैं समझता हूँ अभी ये तमाम चीजें खुद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। 15 जून भी बहुत दूर नहीं है, बट मैं समझता हूँ
अच्छा, अब हमें वक्फे पे जाने के, वक्फे के बाद हम आपको दोबारा ले सकेंगे 4-5 मिनट बाद? हमें 2-3 सवाल लगाई साहब के बड़े अहम है। अगर आमिर साहब में अवेलेबल हुआ तो मैं बिल्कुल चले, हम कोशिश करके देख लेंगे, वरना विशु गुड लक आपको भी और हाफिज नईम साहब को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको जी। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वक्फे के बाद भी रब्ता करें अगर आप अवेलेबल हुए। नाज़रीन, अभी वक्फा लेते हैं क्योंकि वक्फे के बाद फिर हम हाजिर होंगे, तो मुर्तज़ा वहाब साहब से कोशिश करेंगे कि उनसे इस हवाले से मजीद बात कर सके, क्योंकि अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के तनाजुर में। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो कंटेस्ट कर रहे हैं मेयर का इलेक्शन, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके मद्दे मुकाबिल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो कि काफ़ी उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी भी पाई गई। आज मुराद अली शाह साहब भी मैदान में आए, उन्होंने भी काफ़ी बातें की इस हवाले से। मेयर के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम खैरात में नहीं दे सकते जमात इस्लामी को ये इलेक्शन, मेयर हम खैरात में नहीं दे सकते। जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब अभी अपना स्टांस क्लियर कर रहे थे इस हवाले से, और उन्होंने ना सिर्फ इस हवाले से बात की बल्कि जो हमने स्टोरी एक फ़ाइल की कि नई मेगा स्कीम्स नहीं रखेगी कराची के जी जो अभी बजट है उसमें, इस हवाले से तो उन्होंने भी क्लैरिटी दे दी अपनी। अभी जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के पेश नज़र हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। अब 15 जून को मेयर कराची का इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 15 जून तक ही मामला सेटल हो सकेगा या नहीं होगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब से हमने कोशिश की रब्ता करने की, उनसे रब्ता नहीं हो सका, तो अब दीगर स्टोरीज आमिर ज़िया साहब हम जरा यहाँ पर रखते हैं। लगाई साहब पहले कंक्लूड तो करें ना कि वो उनका क्या माहिराना राय है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो गुफ्तगू सुनी। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, जी जी, पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए 1979 में, और वो इलेक्शन में सारी जमातें एक तरफ थीं और पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। पीपल्स पार्टी 3 वोटों से जीत गई, उसके 3 वोट कैंसिल कर दिए गए और अब्दुल अफगानी को इलेक्शन जितवा दिया गया। अच्छा। 3 वोट कैंसिल हुआ। वो भी मालूम है कि खानम गौहर एजाज का वोट कैंसिल हुआ, उनकी नन थी, उनका वोट कैंसिल हुआ, स्पेशल सीट पर थी, एक और सीट वो कैंसिल कर दिया गया था। और कैंसिल किया गया था ताकि उनको अफगानी साहब को जितवाया जा सके। और फिर दोबारा इलेक्शन यही हुआ। अच्छा, डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी का था, मेयर जीत गया, मेयर की सीट पर बोलते, डिप्टी मेयर पर पीपल्स पार्टी का। और दूसरी बार हुआ इलेक्शन, दूसरी बार भी यही हुआ कि अफगानी साहब को जितवा दिया गया, और फिर उसके बाद जो है वो हार गए अब्दुल खालिक अल्लाह वाला, और फिर डिप्टी मेयर दोबारा फिर पीपल्स पार्टी का। तीसरी बार इलेक्शन होते हैं जब आते हैं नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, रात को 3 बजे को हार रहे थे और ताज हैदर जीत रहे थे। रात को 3 बजे बाकायदा उठाया गया तारिक खान को, पख्तूनख्वा जरगा वाले को, रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उसके साथ कौन करते फरिश्ते गए थे, जाकर उन्होंने उसको अरेंज किया, जाकर उनके सामने रख दिया और कहा कि जी ये जीतेंगे, और उन्होंने कहा मैं अपने वोट जो है वो इनको दे रहा हूँ। ये फाइनल फैसला हो गया और इस तरह वो इलेक्शन जीते हैं। 3 मरतबा सहूलतकारों ने सहूलतकारी की और वो जीतते रहे। अब कैसे जीतेंगे भाई? पंजाब और सिंध असम्बली में उन्होंने कभी 5 सीटें ले ली हैं, और सिंध असम्बली की जब सीटें 20, 25, 30 तक चली गई तब भी उनकी सीटें नहीं होती थी। जब 70 के इलेक्शन हुए 1 सीट थी, पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, इनकी 1 सीट थी, और वो कहते हैं कराची शहर हमारा है। ये इस प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त है कि इसके अंदर खुद पीपल्स पार्टी कहती है यार दूसरे नंबर पर तो हम आए ना, लेकिन जबकि वो पहले नंबर पर रही है। प्रोपेगेंडा इतना मौसर क्यों है, क्या वजह है? इसलिए कि मीडिया सारा उनके हाथ में है यार। ये क्या बात है, ये कौन सी बात है? नहीं है मीडिया पीपल्स पार्टी में आप जैसी ताकतवर। नहीं, मैं कहा मेरी मैं क्या कमाल करते हैं आप मुझे आप इस तरह ना समझे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मीडिया बड़े लोगों का है जनाब, बड़े लोग आप बैठे हुए हैं और बहुत से और लोग बैठे हुए हैं। सर लेकिन अभी तो मामला ये है ना कि वोट जो जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान, अच्छा हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उनकी सीटें तो कम है ना। वो पार्लिमानी पार्टी जो है उन जमात इस्लामी की सीटें कम हैं, अददी अक्सरियत पीपल्स पार्टी के सिंगल मेजॉरिटी पार्टी। का मामला अच्छा आ गया ना? बाकी रह गया उनका मामला, कोई भी हो जाए तब भी वो ज्यादा अक्सरियत नहीं आ सकती उनकी ना, उनको वो मेजॉरिटी में नहीं जा सकते हैं। ये तो खामखा के हम एक मंजरनामा बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अरकान, मैं वो कह रहा हूँ ना कि जिसने ऐलान किया जी वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह थे जी, वो सारा कुछ था, वो तो उसके सरबराह थे, जमात के सरबराह थे अली जैदी साहब। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनाब हम जाकर वोट देंगे। अली जैदी साहब खुद नहीं रहे हैं, वो पार्टी छोड़ गए, तो बजा के बाकी जो लोग बैठे उनके पाबंद होंगे।
और अब ये कौन जाकर ऐलान करेगा? अच्छा, वहां पर ग्रुप बनता है और जो कहता है कि नहीं हम इनके साथ नहीं। मैं तो जो फर्क आ रहा है, जो हमारी और लगारी साहब की गुफ्तगू में फर्क आ रहा है, लगारी साहब जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहे हैं सही कि ऐसा हो रहा है। हम जैसे लोग जरा आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, हमें समझ में ये आ रहा है कि जी एक उनके वोट हैं जमात इस्लामी के, और पीटीआई ने बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी ये ऐलान किया कि जी हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे ना, उन दोनों के वोट मिलाकर हो जाते हैं 193, और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के हो जाते हैं 174। तो हम जैसे जो सादा जहन के लोग हैं, इतनी पेचीदा बातें समझ में नहीं आती हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई जिसके 193 है वो पीपल्स पार्टी के होते। भाई मुर्जा साहब बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, यंग आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, उसी तरह हाफिज नईम भी मैं कहता हूँ कि एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हम उस पर बात नहीं करें, हम जैसे लोग सवाल करें कि नंबर्स की बात करें, नंबर्स गेम में आगे दिखाई कर रहे हैं खुद उस जगह पर, वो जो ऐलान करके गए उस ऐलान को बाकी लोग अगर नहीं मानते हैं और कहते हैं जी हम नहीं जा रहे हैं उनके साथ, अली जैदी खुद तो खड़े होते हैं भाई। अभी वही मैं कह रहा हूं, वो फैसला होना भी बाकी है ना। अभी जो पीटीआई वो पार्टी बने वो आए। मेरी इत्तलात ये है, जो आप वाली बात है, जो अमलियत पसंद सियासत है ना आमना साहिबा, उसकी रूह से पलड़ा इनके ही भारी है, जमात इस्लामी नहीं, मुर्सा वहाब साहब का पलड़ा भारी है। मैं तो असूल की बात करूं, 193 वोट्स की बात करूं, लेकिन जब हकीकी सियासत आती है तो हमें जो इत्तलात मिल रही है, और उसमें जब भी आप देखें कि हाफिज नईम साहब जो है बहुत ज़्यादा अपने खदशात के इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी लोग गायब हो रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी पूरी तादीलें पेश कर रहे हैं। वो देखें क्या होता है, कौन जीता है उस वक्त तक। लेकिन हमें दोनों तरफ की बातें हमें रखनी चाहिए सामने। मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन को या किसी भी इलेक्शन को जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनाया। आखिरी इलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब है बिल्कुल। लेकिन काफ़ी गर्मा गर्मी इस इलेक्शन में पाई जा रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। नाजरीन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टोरी हमने काफ़ी इस पर आज बात कर ली है। मुर्तज़ा वहाब साहब का भी स्टांस ले लिया, नज़ीर ने भी बता दिया कि भाई पीपल्स पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई देती है। अलबत्ता अगर बात की जाए, हम बात करें IMF, क्योंकि हम बात कर रहे थे इससे पहले मईशत की, और इससे पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की भी बात हो रही थी, जो कि कह रहे थे कि हम निकलने में कामयाब हो गए हैं बहरान से, और अब हमने जो GDP है उसको आगे बढ़ाना है, इस्तेहकाम आ चुका हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो IMF की शराइत हैं उसके मुताबिक ये बजट है या नहीं है, या इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा ये बजट? क्या IMF मुतमईन है? इसका जवाब वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद दिया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है IMF को इस बजट से तो मुझे फ़ोन कॉल रिसीव हो जाती है इस हवाले से। और अगर हम बात करें IMF प्रोग्राम, तो रवा माह ख़त्म हो रहा है ये प्रोग्राम, अभी भी तकरीबन $2.5 अरब अभी जारी होना बाकी हैं। तो इसलिए हुकूमत IMF से मुआहदा करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तजादात हम देख रहे हैं इस हुकूमत की जानिब से। जो वज़रा हैं उनके बयानात मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि खुरम दस्तगीर साहब ये बात कर रहे हैं कि जो साबिका हुकूमत है उनकी पॉलिसियों की वजह से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं है, या वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये बात कर रहे हैं कि चीन ने हमारी भरपूर मदद की है, इसी तरह सऊदी अरब और UAE भी हमारी मदद के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने हमारा हाथ थामा है। तो ये बड़े मुख्तलिफ किस्म के हमें तजादात दिखाई दे रहे हैं। आमिर ज़िया साहब क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज होगा IMF से अब मुआहदा करना, और फिर ये बयानात को अगर हम सामने रखें तो क्या ये कुछ हेल्प आउट कर सकती हैं चीज़ें कि अगर जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारी मदद को आगे आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी करंट IMF प्रोग्राम है वो तो लगता है कि ऑफ द टेबल हो गया, क्योंकि उसके बाद नवा रिव्यू हमारा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद के जो रिव्यूज़ हैं वो अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता ना। तो आपने जो $2.5 अरब की बात की, उसमें से अगर खुशकिस्मत होंगे तो $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। और इस बात के तरफ गुज़िश्ता रोज़ जो है खुद इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी उनकी गुफ्तगू का यही जो लुब्बे लुबाब निकलता है कि वो प्रोग्राम जो है ऑफ द टेबल हो गया। अच्छा, अब किस चीज़ पर उनका जो प्लान B क्या होगा, वो जाएंगे रीस्केड्यूलिंग ऑफ लोन की तरफ। अच्छा, रीस्केड्यूलिंग ऑफ लोन के अंदर जाहिर है कि अच्छा उसमें उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी कि वो पेरिस क्लब से रीस्केड्यूल नहीं कराएंगे, और वो मल्टीलैटरल जो लेंडर्स हैं उनसे, यानी कि मल्टीलैटरल का मुराद वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, उनसे आप नहीं करा रहे। फिर वो कहाँ से कराएंगे? तो उन्होंने उसका इजहार किया कि जी चीन के $27 अरब हमें देने हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि वो चीज़ जो है रीस्केड्यूल हो जाए। अच्छा, एक हमें जो हमारे पास जो इतलात थी कि IMF का प्रोग्राम गो के पाकिस्तान कह रहे हैं हमने अपने तमाम शराइत पर अमल कर दिया, लेकिन उसमें ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स का दखल है। IMF क्योंकि ज़ाहिर है कि मगरिब डोमिनेट करता है, वाशिंगटन जो अमेरिका वहाँ पर डोमिनेट करता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी आपको जो हम लोन देंगे वो कहीं ऐसा ना हो कि आप कहते हैं ना कि चाइनीज़ जो कर्जा है उसको उतारने में आप खर्च कर रहे हो। तो इसलिए वो कहते हैं जी पहले आप जाके चीनी भाइयों से अपने उनसे कहें कि जी वो रिस्केड्यूल करें।
जब वो कर देंगे तो फिर हम भी आपके लिए कर देंगे। अब बड़ा एक मुश्किल पोजीशन है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जी IMF प्रोग्राम होगा तो सऊदी अरब को जो है और UAE और दीगर हमारे इवन चीन भी कहते हैं कि जी आप IMF जो है उसका हमें सुपरविजन चाहिए, उसकी अम्ब्रेला चाहिए। अब पाकिस्तान फंसा हुआ है इस बात में और उसमें फिर मुतजाद बातें आ रही हैं। आप जो दिलचस्प बात है कि जो हमारे सागदार साहब हैं जी। उनके अंदर मुझे वो फिनेस नजर नहीं आ रही जो IMF प्रोग्राम को निगोशिएट करने के लिए होनी चाहिए। कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो कहते हैं जी IMF का ड्रामा है, कभी कहते हैं मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, कभी वो मतलब धमकी आमेज रवैया होता है और कभी जो है बाकी लोग इनके जो है वो कहते हैं भी खुदा के लिए IMF का प्रोग्राम हमारी सख्त जरूरत है और हमें मिलना चाहिए। तो आपको एक मजमूए तदाद है वो पूरी पॉलिसी और जो तनकीद बनती है। मैं आखिरी बात कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पे लेकर आ गए थे, लेकिन इसहाक डार की जो मुहिम जो ही थी उनकी तबीयत में है और जो उनका एक वो था कि मैं, क्योंकि इन्होंने जो बजट दिया है ये गैर हकीकी बजट है, इसको IMF कभी भी नहीं मानेगा। वो कहेगा जी आप जो है आप ये कह रहे हैं कि जी हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, पैसे हैं नहीं आपके पास, कहाँ से लेकर आएंगे आप किससे कर्जा लेंगे। तो अभी एक मैं आखिरी वाकया सुना दूं, मैंने एक सोशल मीडिया पे पढ़ा, बड़े मजे का वाकया। एक कोई मासूम आदमी था, उसने कहा जी बड़ा खीर खाने का दिल चाह रहा है मेरा खीर खाए। तो कहते काश 2 सेर दूध होता खालिस और कुछ अच्छे वाले चावल होते और चीनी होती तो मैं खीर बनाता और फिर जब वो ठंडी हो जाती तो मैं उंगली से खाता। तो उससे किसी ने सवाल किया कि भाई इसमें से क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास है? कहते उंगली मेरे पास है। अच्छा। तो अब इनका इसी तरह का इन्होंने बजट बनाया है कि जी 35% हम ये कर देंगे, फला कर देंगे, लेकिन पैसे नहीं है। लाइट साहब आप बाकी रोशनी आप डालेंगे, लेकिन ये जो सूरत हाल है मायूस करने, इसमें कोई शक नहीं है। और आज का जो ट्वीट किया है ज़िल्मे खलीलज़ाद ने, उससे हमें मूड्स का पता चलता था। और तवील ट्वीट है उसकी, और जिस तरह से उसने डायरेक्ट जाकर पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की है, और जिस तरह से मेरे ख्याल में इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेहद ज़्यादा दखील होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे असल में वो जैसे पैसे अफगानिस्तान के वो नुमाइंदे बनकर गए थे अमेरिका के, इसी तरह से वो लगता है कि वो यहाँ का असाइनमेंट लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नुमाइंदे अमेरिका के नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को वहाँ बनकर आएँ और पाकिस्तान को वो गवर्न करना चाहते हैं। वो शायद इस्लामाबाद के किसी हाउस में जाकर रहना चाहते हैं और जहाँ हमारे मुल्क में और हमारे अपने हुक्मरानों ने भी सूरत हाल को काम खराब नहीं किया। रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, तो वो हुकूमत की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा। कहता हूँ ये रिपब्लिक फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट नहीं होते हैं, वो एक पॉलिसी जमी जमाई पॉलिसी होती है जिसके ऊपर चल रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रिपब्लिकन की पॉलिसी को जो है डेमोक्रेट अंडू करते हैं या डेमोक्रेट की, वो मकामी तौर पर होते हैं, रिपब्लिकन भी होते हैं और डेमोक्रेट भी होते हैं। वहाँ अमेरिका के जोग्राफिया के अंदर, अमेरिका के जोग्राफिया के बाहर जो है जब हमसे डील कर रहे होते हैं तो रिपब्लिकन भी हुई होते हैं और डेमोक्रेट भी हुई होते हैं, किसी और के साथ डील कर। अच्छा, ये उनकी पॉलिसी है, ये ना सिर्फ रिपब्लिकन की नहीं है बल्कि डेमोक्रेट्स की भी, ये दोनों में से किसी की नहीं है, लेकिन दोनों एक पेज पर है कि हमने इंडिया को ऊपर ले जाना है। ये उनकी हमें पाकिस्तान को ख्वार करना है, ये पॉलिसी जो है दोनों की है। जब भी आपको नहीं मिल रहा है, और इसीलिए नहीं मिल रहा है कि आपके पास, आपको अमेरिका नहीं आगे बढ़ने देना चाहता है और इसीलिए IMF को महज अमेरिका एक इशारा कर दे तो IMF आपके साथ तमाम मामला बैठकर तय करने को तैयार है। मसला यह है कि वाशिंगटन है, वाशिंगटन नहीं है, वाशिंगटन में भी तकसीम है। कांग्रेस कुछ चाहती है, CIA कुछ चाहती है, व्हाइट हाउस कुछ चाहता है, पेंटागन कुछ चाहता है, सारे के अपने अपने मुतालबात की लिस्ट है। वो आपसे बहुत सी चीजें जो है साहब जब साबिका हुकूमत थी, जब वो यही मुदाखलत की बात कर रही थी तो उस वक्त PDM ने ये कहा था कि अमेरिका जो कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। अलबत्ता बहरहाल ये एक अलग बहस चली जाएगी। अभी जो IMF मुआहदे के हवाले से दोस्त ममालिक की जानिब से जो मुआशी मदद है उसके हवाले से जो हुकूमती बयानिया सामने आ रहा है उसमें काफ़ी तजाद दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे दरीना दोस्त और बहुत बाएतमाद दोस्त चीन ने हमारी भरपूर मदद की, फाइनेंशियल सपोर्ट दी हमें, और ये पिछले 2-3 माह में चीनी हुकूमत की सपोर्ट जो है वो इंतहाई मददगार साबित हुई। उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। और IMF के हवाले से हमारे बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया और UAE ने हमारा हाथ थामा और हमारी इसमें जो IMF की शराइत थी एडिशनल, यानी जो गैप था उनके मुताबिक उसमें $3 अरब, 2 सऊदी अरेबिया और 1 UAE ने $3 अरब की हमारी बहुत
इस आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, सपोर्ट करने के लिए जिस किस्म की चाहिए तैयार नहीं है। एक 9th and 10th रिव्यू को हमने रखा हुआ है कि हम बड़े श्योर थे जब फरवरी थे कि यार अभी भी मैंने उनको कहा था कि 9th रिव्यू फौरी कर लें, जो चीज़ मांगते हम देते हैं, 10th रिव्यू शुरू कर दें। उसका मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेट है, तो देयर इज़ ए पोटेंशियल, इसमें 9वां तो आना चाहिए। तो 1.1 तो समझे आ जाएगा, तो अगर वो जून के बाद आती है तो ये माइनस हो रिड्यूस हो के 1 बिलियन रह जाएगा, उसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अब फ्रैंकली जब किताबें थी, अब मैं नहीं समझता कि 10वां रिव्यू का कोई भी चांस है। अब तो 3 हफ्ते रह गए हैं। तो ये आपने मुलाहिजा की, एक ही हुकूमत है लेकिन बयानात काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं और डेट्स भी हमें बस मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। इस पर टेक लेते हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, ये क्या IMF का एक जानिब कुछ और बातें की जा रही हैं कि दोस्त ममालिक हमारे साथ हैं, दूसरी जानिब ये बात की जा रही है कि दोस्त ममालिक साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमारे साथ नहीं है, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तज़ाद आपको खुला दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव का शिकार है PDM हुकूमत, तो मुख्तलिफ किस्म की तादीलें दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि वो नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह की मदद आ रही है वो मदद भी नहीं आ रही। आज पंच लाइन दी है इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, वो पंच लाइन की उन्होंने भी शाम को तकरीब हो रही थी कुछ 2-3 घंटे पहले, उसमें उन्होंने कहा कि माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जो है वो पहली शर्त है। जब उन्होंने ये कहा, और ये हम जैसे नाचीज अरसे से कह रहे हैं कि जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेकर आएंगे, तो हमारे दोस्त ममालिक भी जो हैं वो कहते हैं पसोपेश से काम ले रहे हैं कि भाई मदद करें ना करें। ये हुकूमत जो है उनके नज़दीक इतनी गैर मकबूल है अगर आप इसकी मदद करते हैं, क्योंकि कल तक तो ये लग रहा था कि जी ये गिरी हुकूमत, अब गिरी कि कब गिरी, ठीक है ना। ये तो 8 मई 9 मई के बाद चीज़ें तब्दील हुई हैं ना, कि ज़रा सा इस हुकूमत को, क्योंकि जब PTI ने इतनी बड़ी गलती कर दी और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, तो फिर आप देखते हैं कि जब वो मैदान से बाहर हुए या कर दिए गए किसी वजह से, उसी वजह से जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ 9 मई के वाक़यात, तो PDM का लग रहा है कि जी इनके एक मतलब है, उनके ना होने से इनमें कुछ ताकत आई है, ठीक है ना। अब वो जो ताकत आई है, लेकिन जाहिर है कि लोग तो उसी तरह देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान को एक इंतहाई अनस्टेबल कंट्री देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जी PDM की हुकूमत मकबूल नहीं है और इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। तो आप, मैं समझता हूँ पहला कदम ये होगा, अब हम सियासत पे आ जाते हैं, आप शिकवा करी थी मईशत पे ही बात कर रहे हैं, तो पहला कदम ये होगा कि अगर आप इलेक्शन करवा दें, मुनसिफाना इलेक्शन हो, सब लोग उसके अंदर कोई इतराज़ ना कर रहा हो, कोई इससे बाहर ना बैठा हो, सब लोग लड़े इलेक्शन, और उसके बाद जो इलेक्शन के नतीजे आए ट्रांसपेरेंट हो, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम जीत जाए, उसमें अवामी नेशनल पार्टी 2/3 अक्सरियत ले ले, मतलब हम सब लोग हिमायत जिसको लेकिन इलेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्शन तो कह रहे हैं ना, इलेक्शन से इनकार नहीं है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन से किसी को इनकार नहीं है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको मानना चाहिए कि खान साहब ने लगातार पै दर पै, ये कैसे हो सकता है कि आप एक आईनी अमल के नतीजे में आप वजीर इख्तियार में नहीं रहे, तो आपने 1 मिनट के लिए नहीं ठहरे, आप कहा मैं असेंबली समाज जा रहा हूँ, मैंने इस्तीफे दे दिया, ऐसा कभी होता है? इससे आपका ख्याल है कि इस्तेकाम आ जाता है पाकिस्तान में? फिर उसके बाद मौजूद हैं हुकूमतें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही हैं, दोनों हुकूमतें मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर ने उसी वक्त एतमाद का वोट लिया है, आप कहें ड्रम, असेंबली तोड़ दी, दोनों असेंबलियाँ तोड़ दी हैं। यानी ये तो तरीक़ेकार, और फिर उसके बाद आपने यानी सियासी जो फरीक थे आपके, जो सियासी आपके मुखालिफ थे, उनको आपने दीवार से लगा रखा था, फिर आपने फौज को दीवार से लगा दिया और कहा कि चलो ठीक है हम तुम्हारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क की तमाम सियासी जमातों को दीवार से लगाकर आप कहेंगे जी हम मैदान मारना चाहते हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि मैदान मारना चाहते हैं। और एक ऐसी फिजा बनाने की कोशिश की गई, उसमें बहुत सी चीज़ों का अमल दखल था। एक फिजा, ओ भाई बहुत पॉपुलर है, भाई नहीं है पॉपुलर, हम सीखते रहे कि नहीं है पॉपुलर, आप इलेक्शन करवाओ, नहीं है पॉपुलर, अब भी इलेक्शन होंगे, जाहिर हो जाएगा। लेकिन सर्वे तो रिपोर्ट कोई सर्वे बकवास होते हैं भाई, मैं सर्वे के बारे में जानता हूं, मैं पिछले 50 साल से सर्वे देख रहा हूं। गैलप सर्वे ने ये कह दिया, गैलप सर्वे के टोटल रबिश नॉनसेंस होते हैं, बिल्कुल कोई नहीं होते। लेकिन इनका कोई बड़े-बड़े जलसे भी हमने देखे माजी में, कुछ भी नहीं होता है। अब तो खैर वो जलसा बनाना क्या, पाकिस्तान में आज तक कहीं किसी जगह पर जो है वो 50,000 से बड़ा मजमा कहीं जमा हुआ है? वो होता है तो पता चल जाता है आपको। 6-6 हज़ार के मजमे को आपने कहा ओ भाई क्राउड है, देखो तो सही क्राउड, पेड लोग आते थे और जाकर उसमें जलसा वो करते थे। अब कहाँ है वो? लेकिन लगारे साहब एक चीज़ मुझे बताएं कि जब खुद कहा जा रहा था, मरीम नवाज साहब अक्सर कहती रही हैं आकर मीडिया पर कि भाई आपको इलेक्शंस चाहिए,
तो आप असेंबली तोड़ दें अपने सूबों में जहां पे आपकी हुकूमत है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये तरीका नहीं था, और आइन के तहत होने भी चाहिए थे ना। वो भी कह रही थी, अगर वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब भी ये तरीका ठीक है क्या? आपको आपका ख्याल है कि आप एतमाद का वोट लेने के फौरन बाद जो है आप असेंबली तोड़ दें? लेकिन 90 रोज में आइन कहते हैं ना, 90 रोज में इलेक्शन। 90 दिन में तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराया, 14 अप्रैल को बनते थे, कहा कि जी 6 मई को जाकर। ये कौन सा तरीका था कि क्योंकि उन्होंने कह दिया ना हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन बाद में बजट में आ भी गया ना मामला। 30 अप्रैल को जो इन्होंने डेट दी थी वो 106 दिन बनते थे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, कहती जी 14 अप्रैल को खत्म हो रहे 90 दिन, अब 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। व्हाट कम में वो तो आपको पता है, वो तो नहीं करवाए, वो तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि जनाब वो इतनी वजह होगी, फलां वजह होगी, फलां वजह कुछ नहीं होगी। उस वक्त हुकूमत कह रही थी पैसे ही नहीं है, 14 अरब वो कह रहे थे, उस वक्त बात ही नहीं थी, आप फैसला दे रहे थे, फिर फैसले के बाद डेट आप अटल खड़े हो जाते, फिर उसके बाद 90 दिन के अंदर फिर हम देखते कि कैसे हम भी उसके साथ होते। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो बात गई ना, रात गई बात गई, अब नई हकीकत जो है वो IPP है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी। अब वो नई हकीकत है इस मुल्क की ना। हाँ। अब देखिए इलेक्शन नहीं हुए, वो तो पुरानी बात होगी, करवा भी नहीं सकते बिला वजह। नहीं, लेकिन अब इलेक्शंस की डेट के बारे में बड़ी बात हो रही है। स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स जो हैं वो आ गए हैं IPP में। अब सवाल ये है कि नई पार्टी क्यों बनी, नई पार्टी के आधार, नई पार्टी इसलिए बनी कि 9 मई हो गया। नहीं 9 मई इसलिए हुआ है कि ये तय किया कि मैं स्टेट के सबसे ऑर्गेनाइज इदारे को दीवार से लगाकर और बिल्कुल उसके साथ में खड़ा कर दूं और वो उसके बंद गली में ले जाऊं। तो स्टेट नहीं बंद गली में जाती है, कभी भी कोई स्टेट बंद गली में नहीं जाती। वो तो और कभी भी कोई सोचता है कि स्टेट बंद गली में चली जाती है तो भूल करता है। और ऐसा मुल्क पाकिस्तान जैसा, जब कभी भी स्टेट बंद गली में जाना पड़, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो बंद गली में रहना पसंद नहीं करती। भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोशिशें की गई हैं, बल्कि अभी अपनी हुकूमत में उन्होंने जलसे में भी, आपको पता है मरीम नवाज साहिबा ने जो तस्वीर और लगाई थी अहम शख्सियात जो रियासती इदारे हैं उनकी। रियासती इदारों का, मैं कहता हूँ रियासती इदारों का एक तकद्दुस होता है। जी बिल्कुल, उनका हमें ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही रियासती इदारों को खुद अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपना ख्याल करें। देखिए वो बहुत से सवाल हमारे यहाँ जो इत्तेफाक राय है ना, वो ये कि वाकई जो हमारे रियासती इदारे हैं, खुसूसन फौज के इदारा, उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना, उसको सियासत में नहीं घसीटना, उस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना, कोई भी करे। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि PTI ने कोई ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, और ये मतलब है मियाना रवि। और फिर उसमें जो भी लगाई साहब बता रहे थे कि भाई जो कहते हैं ना कि नादानियाँ कुछ हुई, और वो इस तमाम चीज़ों के बावजूद कि उनके MNAs और MPs मना कर रहे थे। चले, मैं कहता हूँ वो बात हो गई। मैं फिर आता हूँ उस सवाल की तरफ, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ, अपने आप से मैं सवाल कर रहा था कि IPP नई जमात क्यों बनी। अच्छा, हम जैसे लोग ये समझते हैं कि नई पार्टी जो बनती है, कि आप जब इस बात पे कन्विंस होते हैं कि पुरानी तमाम जमातें फेल हो गई है ना, तब आप नया झंडा खोलते हैं ना। तो ये क्या रद्द करने आई है PDM को? PTI को तो रद्द नहीं, लेकिन अभी जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन नहीं। अब लेकिन मैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो मेरा सवाल, अगर उनको वो होता क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा चलें, फिर आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि क्या PDM को रद्द करने आई है, लेकिन वो लग रहा है कि वो रद्द नहीं कर रही, और वो मतलब उनकी B टीम बनने जा रही है लंदन में, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, हमारे तमाम लोग शीरो शक्र हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मतलब आप देखिएगा कि सब पार्टीज जो हैं वो स्टेटस को की पार्टीज होंगी, और उसके बाद मुल्क बहुत तरक्की करेगा। चले, अल्लाह करे, लेकिन मुल्क तरक्की सही मानों में करे। और ये जो वाली आप बात कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, इसको तो हम नहीं, स्टेटस को भी बात अच्छा होता है। चलें, सही, बिल्कुल सही है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।